वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3A के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो इस भाग में प्रश्नावली 3A पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी रखेंगे, तब जाकर के इस अभ्यास के बारे में समझेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि दो चर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग नोट कर लेंगे, दो चर में रैखिक समीकरण। अब इसका उत्तर को ध्यान से समझेंगे। वह समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, तो ऐसे समीकरण को दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। तो क्या कहेंगे, वह समीकरण जिसमें किसके रूप में हो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में होते हैं, ऐसे समीकरण को दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। अर्थात इसमें देखेंगे तो एक x चर है और एक कौन सी है, y चर है। इसमें दो चर है। तो और इसमें जो होता है a जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा और b का मान भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ a का मान जब 0 रख देंगे तो यह पूरा मान शून्य हो जाएगा और b का मान अगर 0 रख देते हैं तो पूरा मान क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। तो दो चर रैखिक समीकरण तब नहीं माना जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा कि a का मान 0 नहीं हो सकता और b का मान भी 0 नहीं हो सकता। तो जैसे इसका एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहेंगे तो 5x प्लस 6y प्लस 15 बराबर 0, ये कौन सा समीकरण है, तो दो चर रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें x है और कौन सी है, y है। तो x और y है तो इसमें कितने चर हैं, तो दो चर हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 7y माइनस 12 बराबर 0। इसमें कितने चर हैं, तो इसमें भी दो चर हैं। कौन कौन चर हैं, तो x हैं और y हैं। तो समझ में आ गया होगा कि दो चर में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। इसमें कुछ नियम है, उस नियम को अच्छे से समझेंगे। अब जैसे यहाँ पहला जो नियम यहाँ पे नोट करेंगे, तो पहले जब दो चर रैखिक समीकरण में यहाँ दो रैखिक समीकरण मान लेंगे कौन कौन होते हैं। तो यदि दो रैखिक समीकरण, पहला का नाम क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो रैखिक समीकरण है। पहला का नाम क्या है, तो a1x है प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा का नाम क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो अब यहाँ पर तीन सूत्र को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसी तीनों सूत्र के सहायता से प्रश्नावली 3A अभ्यास को लगाया जाएगा। अब यहाँ पहला जो है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। रेखाएं एक बिंदु पे जब प्रतिच्छेद कर सकती हैं तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। जब रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस स्थिति में समीकरण जो युग्म होता है उसे क्या मानते हैं, अद्वितीय हल माना जाता है। और अद्वितीय के लिए सूत्र होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। दोनों के मान जो हैं बराबर जब नहीं होंगे तो क्या माना जाएगा, अद्वितीय हल होगा। तो अभ्यास जब लगाया जाएगा तो और समझ में आ जाएगा कि अद्वितीय हल क्या है। जब इसका मान a1 का मान और a2 का मान और यहाँ b1 का मान और b2 का मान रखने पर दोनों मान अगर आपस में बराबर नहीं आएंगे तो क्या मानेंगे, अद्वितीय हल माना जाता है। अब दूसरा सूत्र है, रेखाएं समपाती हो सकती हैं। रेखाएं समपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का नियम क्या है, अपरिमिति रूप से अनेक हल होने का नियम होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। अगर ये तीनों मान आपस में बराबर हो जाए तो अपरिमिति रूप
रूप से अनेक हल माना जाता है। तो ये A1 का मान जब निकालेंगे, A1 का मान और A2 का मान रखेंगे, यहाँ B1 का मान, यहाँ B2 का मान और यहाँ C1 का मान और यहाँ पर C2 का मान रख करके देखेंगे, तीनों मान अगर बराबर है तो क्या मानेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब लास्ट सूत्र है इसमें, रेखाएं, ध्यान देंगे, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। जब रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, तो यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। अर्थात A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों का मान तो बराबर रहेगा, लेकिन C1 बटा C2 के मान के बराबर नहीं होगा, तो क्या मानेंगे, असंगत समीकरण युग्म माना जाता है। इसमें दो मान आपस में, दोनों का मान बराबर होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन ये C1 बटा C2 के मान जब बराबर नहीं होगा तो उसको असंगत समीकरण युग्म माना जाता है। तो यह तीन सूत्र को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इस सूत्र को जब याद रहेगा तो अभ्यास जब लगाया जाएगा तो आपको एकदम आसान लगेगा। तो अब अभ्यास चालू किया जाएगा। प्रश्नावली 3A का पहला क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, और जहाँ भी आपको दिक्कत होगा वहाँ ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब नाम के कोई व्यक्ति हैं, अपने पुत्री से कहता है क्या कहते हैं, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब यह हुआ कि जो आफताब थे वो अपने पुत्री से कह रहे हैं कि जितनी हमारी उम्र है वो 7 वर्ष पहले मैं 7 गुना था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे केवल बीजगणित समीकरण बना देना है और ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें दो प्रश्न हैं, अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ आफताब की उम्र मालूम नहीं है, तो पहले आफताब की उम्र पहले मान लेंगे, और उसके बाद से उनकी पुत्री की उम्र मान लेंगे, और उसके बाद 7 वर्ष एक बार पूर्व है और एक बार है 3 वर्ष बाद है। यहाँ दो शर्त दिया गया है, तो एक बार पहली शर्त से चलेंगे और एक बार दूसरी शर्त से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना आफताब की आयु, या उम्र भी लिख सकते हैं, आफताब की आयु यक्स है तथा उनकी पुत्री की आयु वाई है। उनकी पुत्री की आयु क्या है, वाई है, और उनकी आयु क्या है, यक्स है। तो यक्स किनकी आयु माने हैं, तो आफताब की आयु यक्स और उनकी पुत्री की आयु क्या है, वाई है। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु बराबर कर देंगे, और पुनः यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पहले उनकी पुत्री की आयु, अब बराबर कर लेंगे, और यहाँ लिख देंगे पहली शर्त से। किस शर्त से, पहली शर्त से।
तो पहली शर्त में क्या है, तो 7 वर्ष पूर्व। तो पूर्व का मतलब होता है पहले, और पहले में याद रखेंगे माइनस, और बाद में जब कहेगा तो प्लस। तो यहाँ 7 वर्ष पहले आफताब की आयु, तो आफताब की आयु पहले कितना था, तो यक्स था। अब 7 वर्ष पहले तो यक्स माइनस 7 हो जाएगा। यक्स माइनस माइनस क्यों हो गया, जब पहले कहा गया क्वेश्चन में तो माइनस का प्रयोग करते हैं। 7 वर्ष पहले उनकी पुत्री की आयु तो क्या था, पहले वाई था, माइनस 7 हो गया। तो यक्स माइनस 7, वाई माइनस 7, ये क्या है, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु और 7 वर्ष पहले उनकी पुत्री की आयु। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। कि अब प्रश्न में कहा गया है जब दोनों की आयु जब 7 वर्ष पहले जब निकल जाएगा तो 7 गुनी है। तो यहाँ पहले लिखेंगे यक्स माइनस 7, ये किनका उम्र है, तो यह जो आयु है आफताब की आयु है, और यह जो है वाई माइनस 7 यह किसका आयु है, तो आफताब की पुत्री का आयु है। तो कितने बरस पहले का है, तो ये 7 बरस पहले का, और ये भी 7 बरस पहले का। कितने गुना है, तो यहाँ प्रश्न में देखेंगे लिखा गया क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब इनकी जो उम्र है ये अपने पुत्री के उम्र के कितने गुने हैं, 7 गुने। इसलिए यहाँ क से गुणा कर देंगे, 7 से पुत्री के आयु में गुणा कर देंगे। तो समझ में आ गया होगा 7 से क्यों गुणा किए हैं, क्योंकि इसमें 7 गुनी आयु का था, तो यह 7 से गुणा हो गया। अब क्या लिखेंगे, यक्स माइनस 7 बराबर 7 में वाई का गुणा करेंगे तो 7 वाई माइनस 7 सत्ते 49। अब 7 वाई को पक्षांतर कर लेंगे तो यक्स माइनस 7 वाई बराबर माइनस 49 प्लस 7। अब क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 7 वाई बराबर 7 में से 49 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 49 घटाएंगे तो माइनस 42। अब यह समीकरण नंबर का बन जाएगा 1। तो समझ में आ गया होगा, पहली शर्त फाइनल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी शर्त। अब यहाँ दूसरी शर्त में क्या लिखेंगे, तो दूसरी शर्त क्या है, अब दूसरी शर्त के बारे में आप समझेंगे। अब दूसरी शर्त क्या है, अब यहाँ लिखा गया 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब यहाँ 3 वर्ष बाद, तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे दूसरी शर्त के पास कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद उनकी पुत्री की आयु बराबर। अब 3 वर्ष बाद, तो पहले आफताब की उम्र कितना था, तो यक्स था, और 3 वर्ष बाद जब कहेंगे तो इसमें प्लस 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो बाद में जोड़ते हैं और पहले में घटाते हैं। और यहाँ 3 वर्ष बाद उनकी पुत्री की आयु, तो पुत्री पहले कितने वर्ष की थी, तो वाई, और इसमें क्या जोड़ लेंगे, 3 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ लिखाएगा प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो 3 वर्ष के बाद जो उम्र निकला है आफताब का, तो यक्स प्लस 3 है, और यहाँ पे जो निकला है उम्र वाई प्लस 3 है। यह 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र, और 3 वर्ष बाद किसकी उम्र, उनकी पुत्री की उम्र के कितने गुना, 3 गुना। तो 3 गुना का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कौन से गुणा कर लेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। इसके पहले यहाँ 7 से गुणा किए थे। अब पहली शर्त में 7 गुना था और दूसरी शर्त में 3 गुना है। अब तो 3 से गुणा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 3 बराबर 3 में वाई के गुणा करेंगे तो 3 वाई, और प्लस 3 त्रिकी 9। अब 3 वाई को पक्षांतर कर लेंगे
तो यक्स और 3y ये प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3y माइनस हो जाएगा, बराबर 9 और 3 को पक्षांतर करेंगे तो 3 प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब क्या होगा, यक्स माइनस 3y बराबर 9 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। समीकरण नंबर ये बन गया 2। तो समझ में आ गया होगा समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन को एक बार और यहाँ देखिए लिखा गया है, इस स्थिति को बीजगणित में केवल यहाँ पे समीकरण बना करके छोड़ देंगे, उसको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग ग्राफ रूप में लिखेंगे, किस रूप में, तो ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब यहाँ पे पहले तो यहाँ पे समीकरण 2 जब बन गया है तो यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः दी गई स्थिति का बीजगणित रूप है। तो कौन कौन रूप है, क्या क्या आया था, पहला में क्या आया था, तो पहला समीकरण आया था यक्स माइनस 7y बराबर -42 आया था। तो यह तो पहला समीकरण आया था। और दूसरा मान क्या आया था, तो दूसरा मान यहाँ लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं यक्स माइनस 3y बराबर 6। तो यह तो बीजगणित रूप हो गया। अब इसी दोनों समीकरण के सहायता से अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ में एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे ग्राफ के लिए, क्या लिखेंगे, ग्राफ के लिए। तो ग्राफ के लिए जब लिखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब पहला जो समीकरण बना था, पहले समीकरण को यहाँ पहले नोट करेंगे। तो पहला समीकरण क्या बना था, यहाँ पे लिखे भी हैं। पहला समीकरण था यक्स माइनस 7y बराबर -42 था। ये -7y को जब पक्षांतर कर देंगे तो -7y जब पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 7y माइनस 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 3 मान रखेंगे, 3 मान, 4 मान, 5 मान, जितना मर्जी उतना मान आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मान रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही रखना चाहिए। अब यहाँ कॉलम पहले बना लेंगे। अब यहाँ लिख देंगे यक्स और यहाँ लिखेंगे वाई। अब थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट थोड़ा अगर समझ में आ जा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आएगा तो इसको हल भी कर देंगे। अब यहाँ पे y का मान ऐसा रखेंगे कि छोटा सा छोटा मान आ जाए, छोटा से छोटा मान यहाँ पे x का आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर y का मान क्या रख दें, तो अगर y का मान यहाँ 5 रख दें कि ना, y बराबर अगर हम लोग 5 रख दें, उसके बाद 6 रख दें और क्या रख दें, 7 रख दें, बारी बारी से रखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले 5 रखेंगे, उसके बाद से 6 रखेंगे, उसके बाद से 7 रखेंगे। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम लोग यहाँ 5 रखेंगे y का मान, तो 7 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 पच्चे 35। अब 35 में से किसको घटा देंगे, 42 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 35 में से जब 42 घटाएंगे तो -7 बचेगा। तो x का मान तब कितना आ जाएगा, -7 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं कि y बराबर पहला मान रखेंगे 5 रखने पर। अब पहला मान यहाँ 5 रख करके आपको दिखा दे रहे हैं कि y का मान कितना आ रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, अब y बराबर जब 5 रखेंगे तो x का मान यहाँ पे निकालेंगे तो x बराबर, अब यह 7 है तो 7 गुणे 5 माइनस 42। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 7 पचे 35 माइनस 42। 35 में से जब 42 घटाएंगे तो कितना हो गया, -7 आ गया। तो देखिए अब x का मान कितना आ गया, -7। ये तो आप रख सकते हैं,
तो अब y बराबर कितना भरेंगे, अब 6 भरेंगे। इसी प्रकार y बराबर कितना भरेंगे, 7 भरेंगे। y बराबर 8 भरेंगे। ऐसा मान रखेंगे कि वह 10 से कम ही मान आवे। तो अब यहाँ पे जो है x का मान कितना आया है, y का मान कितना रखे हैं, तो यहाँ पे y का मान क्या रखे हैं, तो y का मान 5 रखे हैं। तो x का मान कितना आया है, तो -7 आया है। अगर इसी प्रकार 6 रखते हैं तो यहाँ 6 रखेंगे तो 7 छक्के 42 और 42 में से 42 घट गया तो क्या गया, 0 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सॉल्व चाहिए तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, हल कर लीजिएगा कि जहाँ y की जगह 5 रखे हैं उसी जगह क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। तो 6 7 छक्के 42 में से 42 गया, कितना गया, 0। तो y का मान जब 6 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 7 रखेंगे यहाँ पे तो 7 सत्ते 49 और 49 में से 42 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमने यहाँ y का मान 7 रखेंगे तो x का मान भी 7 आ जाएगा। इसी समीकरण में रखना है, ध्यान दीजिएगा। इसी समीकरण की जगह पे y की जगह 5 क्यों 5 रखे हैं, 5 रखने पर इसका मान जो है 10 से कम आ रहा है, इसलिए छोटा से छोटा मान आवे, इसलिए 5 6 7 8 9 ऐसे रखते आप रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 मान रखे। तो 3 मान के द्वारा अब इस मान के द्वारा अब ग्राफ खींचेंगे। तो अभी ग्राफ नहीं खींचेंगे, अभी पहले दूसरे समीकरण का भी इसी तरह रूप पहले बना लेंगे, तब जा कर के ग्राफ खींचेंगे। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण नोट करेंगे। तो x माइनस 3y बराबर क्या था, बराबर 6 था। ये समीकरण में क्या था, 2 था। अब 3y को जब पक्षांतर करेंगे तो ये 3y प्लस है, जब पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 6 प्लस 3y हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मान रखेंगे। अब ऐसा मान रखेंगे एकदम छोटा से छोटा मान आवे। अब ऐसे पहले कॉलम बना लेंगे और यहाँ पे मान जब रखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले x और यहाँ लिखेंगे y, यहाँ का लिखेंगे y। अब यहाँ पे y बराबर क्या क्या मान रख सकते हैं, तो यहाँ पे y का मान जो रखेंगे, ध्यान देंगे, y का मान पहला यहाँ रख सकते हैं, y बराबर -1 रख सकते हैं, -1 -2 -3 रखने पर। ये माइनस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर माइनस रखेंगे तो मान छोटा आएगा और प्लस रखेंगे तो मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब मान बड़ा हो जाएगा तो ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा, इसलिए छोटा मान रखेंगे। -1 रखेंगे तो इससे छोटा मान आने लगेगा, अगर प्लस रखेंगे तो बड़ा मान होने लगेगा। तो अब इसमें -1 -2 और क्या लिख सकते हैं, -3 रखने पर एक मान रख करके बता दे रहे हैं। ऐसे आप लोग अपने रफ पर भी रख करके सीखिए। अब यहाँ लिख सकते हैं y बराबर, पहला मान भर रहे हैं, y बराबर -1 रखने पर। अब y बराबर -1 यहाँ पे जब रखेंगे, किस समीकरण में रखना है, अब यह हम इसको घेर दे रहे हैं, इसी में ये रखना है। किसके जगह पर रखना है, तो y के जगह पे रखना है। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 6 प्लस 3 गुणे y का मान -1। अब उसके बाद लिखेंगे x बराबर 6 और 3 में 1 का गुणा करें, 3 का नाम -3। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 6 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे जो मान रखें, यहाँ पे जो x का मान y का मान क्या भरे हैं, y का मान -1 रखे हैं। तो x का मान कितना आया है, तो x का मान 3 आया है। इसी प्रकार अगर -2 यहाँ रखेंगे तो 3 दूना 6 -6 हो जाएगा और 6 में से 6 घट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ क्या रखे हैं, -2, जब -2 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे जब रखेंगे -3 रखेंगे, -3 तो 3 3 की 9, तो -9 है तो 6 में से जब 9 को घटा देंगे तो कितना जाएगा, -3। और यहाँ क्या रखेंगे, -3। जब -3 रखेंगे तो x का मान भी -3 आएगा। तो यहाँ पे नीचे आप लोग मान रख करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर y का मान पहला तो हमने भर दिया -1, -2 भी भर दीजिएगा, -3 -4 ऐसे आप भर करके नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, अब यहाँ पहला मान जो निकला था, पहले यह मान को यहाँ पे नोट कर लेंगे, पहला वाला जो मान निकला था और ये दूसरा मान वाला को एक पास नोट कर लेते हैं। यह जो समीकरण पहला वाला मान जो निकाले हैं,
यहाँ पे नोट करेंगे x था, y था, और यहाँ पर एक मान, दो मान। तो पहले समीकरण का जो मान निकला था इसको नोट कर लेंगे, और ये दूसरे समीकरण का जो मान निकला था इसको पहले नोट कर लेंगे। अब उसके बाद से तब यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे कैसे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। अब ये ग्राफ लो ऐसे अपने कॉपी में बना लीजिएगा। बनाने के बाद यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे क्रमशः लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इधर लिख लेंगे। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऊपर लिख लेंगे। नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ऐसे नीचे नोट कर लेंगे। इसके बाद से यह जो मान निकला है इसमें यहाँ पर इसमें अंदर रखना है, और यह जो मान निकला था इसके अंदर रखना है। तो कैसे रखेंगे, एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहला मान क्या था यहाँ पर, तो पहला मान देखेंगे -7, 5। इसका मतलब x का मान -7। अब यह रेखा को ध्यान दीजिए, यह रेखा को x रेखा कहते हैं। यहाँ x डैश लिख सकते हैं, यहाँ y लिख सकते हैं, ऊपर y डैश लिख सकते हैं। तो x का मान क्या है, -7। ये रेखा -7 कहाँ पे है, तो यहाँ से गिनेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर आ रहा -7, तो -7 तो यहाँ हो गया। y का मान कितना है, तो y का मान 5, तो y का मान +5, तो y का मान ऊपर +5 होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। यहाँ देखेंगे 5 के इधर एकदम सामने सीधा ऐसे रेखा 5 के सीधा ऐसे आएंगे, 5 के सीधा, और इधर -7 के सीधा करेंगे तो यहीं बिंदु होगा। यहाँ देखें -5 ये हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा -7, तो ये बिंदु यहाँ पे हो गया। और यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे कोष्टक में -7, 5। इसका मतलब x का मान -7 है, x का मान क्या है -7 है, और y का मान क्या है, यहाँ पर y का मान 5 है। तो एक मान तो क्लियर हो गया। अब दूसरा मान क्या है, 0, 6। तो x का मान 0, y का मान 6, तो x का मान 0 यहीं पे होगा, और y का मान 6 तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 0, 6, दो मान हो गया। अब तीसरा मान क्या है, 7, 7। तो x का मान 7, तो x का मान क्या होगा 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, x का मान 7 हो गया। अब y का मान 7, तो y का मान 7, तो y का मान 7 यहीं पर इसके सीधे और इसके सीधे आएंगे, तो यहीं पर 7, 7 होगा। यहाँ 7 इधर से और 7 इधर से, और यहाँ लिखेंगे 7, 7। अब इसके बाद से इंचर रख करके ऐसे मिला लेंगे। ऐसे जो है मिला लिया जाएगा। यहाँ पर इंचर रखने कर ये तीनों मान को मिला लेंगे। एक बार और देख लीजिए, पहला मान जो निकला है क्या है, -7, 5। तो -7 यहाँ हो गया, और यहाँ से 5 के देखेंगे, 5 के सीधा इसको देखेंगे सीधा, तो ये 0, 6, यहाँ 0, 6 हो गया। x का मान 0 हो गया, y का मान 6 हो गया। और ये 7, 7 मतलब यहाँ x का मान 7 और y का मान 7 हो गया। अब नीचे करा अब इसमें देखेंगे तो यह अब दूसरा समीकरण का रेखा इसमें खींचेंगे। तो दूसरा वाले जो मान जो दिया गया है यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये -3 लिख दिए हैं। यहाँ देख लीजिए 3 है, ये -3 नहीं है, ध्यान देंगे 3 है। क्या है, 3 है। तो अब यहाँ पे जो है कैसे रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पहला मान क्या है, 3, -1 है। तो x का मान 3 और y का मान -1। तो यहाँ x का मान 3 कहाँ होगा, 1, 2, 3। x का मान क्या हो गया 3, और y का मान -1। तो y का मान -1 इसके एकदम सामने सीधा में देखेंगे तो यहीं पर इसका बिंदु होगा। और यहाँ लिख देंगे, क्या मान लिखेंगे, तो 3, -1। अब दूसरा मान क्या है, 0, -2। इसका मतलब x का मान 0 और y का मान -2। तो x का मान यहाँ 0 हो गया और y का मान 2, तो 0, 0, 1, 2 यहाँ होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0, -2। यहाँ मान जो है 0, 2। और यहाँ पे क्या आया था, 3, -1। अब लास्ट मान क्या है, -3, -3। तो x का मान -3, तो x का मान 0, 1, 2, 3। x का मान 3 हो गया, -3, y का मान -3। अब इसके सामने और इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ का लिख देंगे -3, -3। अब यहाँ से ग्राफ को ऐसे रख करके खींच लेंगे। अब यहाँ से रख करके
ग्राफ को खींचेंगे। तो समझ में आ गया होगा, यह बिंदु से और इस बिंदु तक, और आगे भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोनों रेखा का जो है ग्राफ हो गया। तो आज जो पढ़ाई हुआ है सिर्फ प्रश्नावली 3A का पहला क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा रहेगा क्योंकि यह प्रश्नावली थोड़ा लंबा अभ्यास है और इसमें क्वेश्चन भी थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो आप लोग एक एक लाइन को अच्छे से समझिए, जहाँ भी दिक्कत आपको होगा वहाँ कमेंट कीजिए। तो कल सुबह में 7 बजे पुनः मिलेंगे। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी का ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल सुबह में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।